दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण 250 प्रश्न देखने वाले हैं। ये वन लिनियर प्रश्न होगा, इससे आपका रिवीजन भी होगा और अधिका से अधिक प्रश्न यही वीडियो से आने वाला है। साइंस के आपकी एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के, तो इसे 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ बाहर से आपको आवाज़ सुनाई देंगे क्योंकि अभी बारिश हो रहा है यहाँ पर और बिजली भी कड़क रहा है, इसके कारण तो इससे डिस्टर्ब नहीं होना है। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कि आरएच फैक्टर संबंधित है। सो आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है। ये याद रखिएगा, किससे संबंधित है? रक्त से। इसके आंसर क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आरएच फैक्टर के खोज करता है। सो आरएच फैक्टर के खोज करता लैंड स्टीनर और विनर थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, रक्तचाप नियंत्रित होता है। सो रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो एंड्रेल ग्रंथि से नियंत्रित होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रक्त शुद्ध करता है। सो रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी, जिसे ब्रिक आप बोलते हैं। किडनी क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। सो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, मूत्र का निर्माण होता है। सो मूत्र का निर्माण किस में होता है? ब्रिक में, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्रिक का भार होता है। सो ब्रिक को ही किडनी बोला जाता है। इसका भार लगभग 150 ग्राम के करीब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मानव गुर्दे, गुर्दा भी बोला जाता है इसे, इसकी किडनी बनने वाली पथरी, जो मानव गुर्दे में पथरी हो जाता है ना, पथरी रोग पेट का, वो किस पथरी किससे बनता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त क्या होता है? एक तो क्षारीय होता है, आपसे ये पूछ सकता है कि रक्त अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, तो क्षारीय होता है। और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4 होता है। पीएच वैल्यू अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है, यानी कि अगर पीएच वैल्यू पर 7 मान हो तो वो उदासीन होगा, जिसे शुद्ध जल आप बोल सकते हैं, उदासीन होगा। और ये 7 से कम होता है पीएच वैल्यू मान तो वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो उसे क्षारीय बोला जाता है। सो अब देखिएगा, रक्त का 7.4 लगभग होता है तो ये क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन है जो आपको ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जिससे इसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसरण तंत्र का अध्ययन किया गया था? तो विलियम हार्वे द्वारा किया गया था, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। सो शरीर से मतलब कि आपको जो शरीर है उससे हृदय की ओर जब रक्त आती है, पूरे शरीर से हृदय की ओर जब रक्त आती है, उस कौन से वाहिनी द्वारा आता है? तो उसे सीरा बोला जाता है। और अगर हम बात करें कि हृदय से पूरे शरीर में जो ऑक्सीजनित रक्त जाता है, ऑक्सीजन युक्त, वो कौन सा होता है? वो कौन से ले जाती है? तो उसे धमनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धमनी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। मीन्स की हृदय की धड़कन का नियंत्रक किसे बोला जाता है? पेस मेकर है। ठीक। जराविक क्या है? जराविक 7 क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, थोड़ा इसे मैं जूम कर देता हूँ। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन तो आरबीसी यानी रक्त द्वारा होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पित्त होता है। पित्त क्या होता है? तो पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। अब यहाँ पर देखिए, पित्त का आपको जो पीएच वैल्यू होता है, ये क्या होता है? 7.7 होता है, जिसे बाइल बोला जाता है पित्त को इंग्लिश में। इसका 7.7 वैल्यू होता है, आपको दिखिएगा। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये आपसे पूछ देता है, थोड़ा इसे मैं छोटा देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जो लिटमस पत्र होता है जिसमें अम्लीयता क्षारीयता मापा जाता है, उसमें आप देखिएगा वो किसके बना होता है? तो लाइकेन के बना होता है, ये भी याद रखिएगा। पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? तो ये यकृत द्वारा। पित्त स्रावित किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है कौन से विटामिन? तो विटामिन ए भंडारित रहता है लीवर में भविष्य के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर विटामिन ए के प्रचुर मात्रा गाजर में मिलता है, इसका नाम है रेटिनोल, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पित्त जमा होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग है, यानी कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है? इसे पानी से डर लगने लगता है, वो किससे कारण होता है? तो कुत्ते के काटने से कारण हाइड्रोफोबिया होता है। और हाइड्रोफोबिया रोग के वाहक कौन होते हैं? तो विषाणु द्वारा ये होता है। किसके द्वारा? विषाणु यानी वायरस द्वारा। विषाणु यानी वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इवानेस्की द्वारा। इवानेस्की द्वारा ये किया गया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विषाणुओं का अध्ययन है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है विषाणुओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में जो होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है, ये विषाणु के कारण ही होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कवकों का अध्ययन कहलाता है। सो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक।
कोको का अध्ययन माइकोलॉजी, और यहाँ पर देखिए शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर देखिए शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो शैवाल का अगर कोशिका भित्ति बोले तो ये सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो लुएन हॉक द्वारा किया गया था बैक्टीरिया की खोज। ध्वनि का वेग स्वार्थिक होता है किसमें, तो ध्वनि देखिएगा निर्वात में नहीं गमन कर सकता है, और ध्वनि का वेग स्वार्थिक क्या होता है, ठोस में, उसके बाद आपको द्रव में, उसके बाद आपको आता है गैस में। ठीक, तो ये ठोस में सबसे ज्यादा होता है ध्वनि का। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ध्वनि की गति धीमी होती है कहाँ, तो हवा में, गैस में आपको ध्वनि की गति धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि की चाल होती है, सो ध्वनि की चाल क्या होती है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो। ताप बढ़ने से ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा। वायु क्या है, वायु क्या है, एक मिश्रण है, वायु क्या है, मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है वायु। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, वायु उदाहरण है, सो ये देखिए यहाँ से वायु एक मिश्रण हो जाएगा, सो वायु उदाहरण है गैसों के गैस में बिलियन का, गैस का गैसों में बिलियन का। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए कि हवा में ध्वनि का वेग मैंने बताया 232 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, सो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। देखिए मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर पाए। हवा में नाइट्रोजन रहता है, देखिए हवा में यानी हमारी अगर देखा जाए वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में, उसमें जो हवा होती है उसमें 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और लगभग 21% यानी कि 20 पॉइंट कुछ परसेंट के करीब आप देखिएगा कि ऑक्सीजन होता है। सो ये याद रखिएगा 21% लगभग। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पार्सक है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, सो यहाँ पर याद रखना होगा किलोमीटर पूछ रहा है कि मीटर, जल्दीबाजी में गलती कर नहीं आना है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो ये होगा आपको कितना, 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर पूछेगा तो, ठीक, ये याद रखिएगा। किलोमीटर पूछेगा तो यहाँ पर ये मैं थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ। हाँ देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर के, क्योंकि दूरी की इकाई है इसलिए किलोमीटर में। और यहीं अगर आगे पूछे कि मीटर में बताइए तो 9.46 इंटू 10 के पावर, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होती है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, पावर में 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। सो ऐसे कर आपको याद रखना चाहिए। और ये दूरी की इकाई है, पार्शिक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। सो इस दोनों में से एक क्वेश्चन तो इस बार पक्का आने वाला है, या तो आपको पार्शिक से पूछ सकता है या तो आपको प्रकाश वर्ष से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 41 कि मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। सो मनुष्यों के मेरुदंड है उसमें आपको 31 जोड़ी आपको तंत्रिकाएं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 42 एक गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, तो वाल्डेर ने गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किया था। गुणसूत्रों का निर्माण कैसे होता है, तो क्रोमोटिन नामक पदार्थ से होता है, क्रोमोटिन धागा युक्त ऐसे होता है, उसके नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है। सो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या दे तो आपको 46 मारना होगा, लेकिन अगर जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी होता है। ठीक, इसमें ऑटोसोम जो होता है वो 22 जोड़ी सब में समान होता है। यानी कि अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, मेल फीमेल, सो मेल में अगर देखा जाए तो क्या होता है, ये 22 जोड़ी तो एक्स होता ही है क्रोमोसोम, फीमेल में भी 22 जोड़ी एक्स क्रोमोसोम होता है। 23वां जोड़ी में क्या होता है कि 23वां जोड़ी यानी कि एक आपको जो 23वां जोड़ी में होता है मेल में एक्स वाई हो जाता है, और फीमेल में एक्स एक्स ही होता है। यानी कि फीमेल में 23 के 23 जोड़ी एक्स होता है, और मेल में 22 जोड़ी एक्स तो होता ही है, 23वां जोड़ी एक्स वाई हो जाता है। सो वाई जो आता है, वाई आपको देखिएगा डिफरेंट हो जाता है, और यही बताता है अगर क्रोमोसोम से देखा जाता है कि वाई आ जाता है तो वो मेल हो जाता है, और अगर एक्सेस रहता है तो फीमेल होता है। तो लड़का लड़की इसी से पता चलता है। और ये किससे, तो पैतृक यानी पिता के क्रोमोसोम से पता चलता है, क्योंकि पिता के क्रोमोसोम में ही एक्स वाई होता है, और उसी से पता चल पाता है कि ये लड़का है कि लड़की है पेट में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक यानी कि रचना मिलकर इससे आपको अलग अलग मिलकर उत्तक का निर्माण हुआ है, सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक मीन्स की अलग अलग इसका क्रिया का समूह मिलकर अलग अलग क्रिया करते हैं। सो ये सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है शरीर का, ये याद रखिएगा। कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक के बहुत से समूह मिलकर आपको क्या बनेंगे, आपको अंग बनेंगे, अंग बहुत से मिलकर अंग फंक्शन बनते हैं, ठीक, अंग शरीर, और फिर आपको पूरा अंग मिल जाता है, यानी कि अंग फंक्शन पूरा मिल जाता है तो वो शरीर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सो सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सो शरीर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 48 तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है।
शो देखिए सबसे बड़ा अगर कोशिका पूछा है तो वो ओवम हो जाता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, अंडाणु जिसे बोला जाता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है? न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक। कोशिका माफ कीजिएगा, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर डीएनए होगा, डीएन नहीं, या डीएनए कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र होता है, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, समसूत्री विभाजन होता है, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? सो लिंग जनन, मीन्स के लैंगिक जन्म में अर्धसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद, प्रकंद किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है। तो स्कल यहाँ देखिए स्तंभकंद दिया हुआ है, और इसका अलग अलग उदाहरण नीचे आपको मैंने दे दिया है। स्कंदकंद यहाँ पर दिया हुआ है आलू, और धनकंद देख से दिया गया, फिर यहाँ पर देखिए शलकंद दिया है, और फिर परकंद दिया है, ठीक। तो ऐसे कर कर ये उदाहरण नीचे दिया हुआ है, रोक कर वीडियो पढ़ लीजिएगा। देखिए अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। सो यहाँ पर अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति होते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ देख लीजिए, आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग है। तो ये मध्य फल भित्ति है, आम, पपीता और बेर के खाने योग्य भाग। फूल गोभी जो खाते हैं आपको हरी सब्जियां, उसमें पुष्पक्रम खाते हैं आप, पुष्पक्रम। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, हल्दी में पीला रंग के कारण क्या है? तो कुरकुमिन है, कुरकुमिन जो है ये आपको पीले रंग के कारण होता है हल्दी का। टमाटर में लाल रंग के कारण क्या है? तो लाइकोपीन है, टमाटर में लाल रंग के कारण। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। शुद्ध तना जो होता है अदरक और आलू के खाने योग्य भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। सो दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है ये लैक्टोज है। देखिए बिजली फिर रहा है, सो काफ़ी बिजली चमक रहे, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि बिजली चमकता है तो आपको आवाज़ जो आती है, और वो आपको पहले नहीं आती है, चमक पहले आ जाता है, क्योंकि लाइट जो होता है ये ध्वनि से तीव्र गति आपको होता है, ध्वनि से बहुत ज़्यादा चाल होता है लाइट का, इसलिए सबसे पहले आपको लाइट दिखाई देता है, उसके बाद आपको आवाज़ सुनाई देता है, ठीक। ये आपको कारण बिजली में आपको किसका इस्तेमाल किया जाता है? तड़िक चालक का, ब्रेजमिन फ्रैंकलिन ने इसका इस्तेमाल किया था, मतलब बनाया था। और तड़िक चालक किसका बनते हैं? तांबे का बनते हैं। वैसे चांदी के भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर तांबे का ही तड़िक चालक बनाया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, सबसे लंबा कृमि है यहाँ पर, देखिए दूध में कौन सा यहाँ पर पूछा होगा क्वेश्चन। आगे देखिए, दूध में पाई जाने वाली शर्करा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये बार बार पूछा था, लैक्टोज है, और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सबसे लंबा कृमि वर्म है, सबसे लंबा जो कृमि है ये टेपवर्म है, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन कार्य करते हैं। इस बार बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था। अब देखिएगा कि जो कपड़ा सुखाने हुआ या दूध से मक्खन जो निकाला जाता है, ये अपकेंद्रीय बल द्वारा निकाला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल नहीं, ये याद रखिएगा। तो अपकेंद्रीय बल द्वारा, अभिकेंद्रीय नहीं, अपकेंद्र में इसके केंद्र के बाहर की ओर जो बल लग रहा है, अभिकेंद्रीय में इसके केंद्र की ओर जो बल लग रहा है। सो केंद्र के बाहर की ओर देखिएगा, कोई भी मक्खन ऐसे मखिएगा तो बाहर की तरफ उसका आपको मतलब कोई भी दही आपको मखने पर बाहर की तरफ मक्खन फिकाता है, यानी कि बाहर की तरफ कौन बल रहा है? अपकेंद्रीय। या आपको कपड़ा धोइएगा तो बाहर की तरफ वो गंदगी उसका फेंकाता है, यानी कि जो बाहर की तरफ बल लग रहा है वो कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, दूध से क्रीम निकालने का घनत्व क्या होता है? दूध से क्रीम निकालिएगा तो घनत्व क्या है? बढ़ जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, सो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है, शक्ति का मात्रक है वाट, और 746 देखिएगा वाट के बराबर इस एक अश्व शक्ति। क्वेश्चन नंबर 67, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन निम्नतम होता है। जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन निम्नतम होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, मूल रंग कहलाते हैं, मूल रंग या प्राइमरी रंग इसे बोला जाता है, और अगर तीनों प्राइमरी रंग मिला दिया जाए तो उजला रंग बन जाता है। ये मूल रंग आपको नीला, लाल, हरा को मूल रंग बोला जाता है, प्राइमरी कलर बोला जाता है। रंगीन टीवी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन फिर से रंग देख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, नीला, लाल और हरा, ठीक। ये बार बार मैं कराता हूँ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? सो इंद्रधनुष का निर्माण जो है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की क्रियाओं द्वारा होता है इंद्रधनुष का निर्माण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 रंग। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है, ये भी याद रखिएगा।
प्रकाश का रंग निश्चित होता है। सो प्रकाश का रंग किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। सो गामा किरण में वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। 73 का आंसर हो जाएगा गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। सो पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने की थी। किसने किया था? रीटर ने किया था। सो पराबैंगनी किरण जो सूरज की हानिकारक किरण है, पराबैंगनी किरण को कौन छानता है? सो समताप मंडल में ओजोन स्फीयर जो ओजोन लेयर है वो छानता है। सो ओजोन का फार्मूला O3 होता है। और ओजोन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC से बोला जाता है, या फ्रेऑन जिससे बोला जाता है, जो आपको देखिएगा कि ठंडे जो करते हैं, जैसे कि फ्रिज हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, इसमें आपको इस्तेमाल किया जाता है। पराबैंगनी किरण जो है ये आप देखिए, इससे अच्छा हमारा ओजोन लेयर करता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल रंग का होता है, और सबसे कम जो होता है ये बैगनी रंग का होता है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, इसलिए सबसे कम परिकिरणन देखिएगा यहाँ पर जो होता है ये आपको लाल का, यानी कि सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है तो लाल का हो जाएगा, और आपको यहाँ पर तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका हो जाएगा? ये बैगनी का हो जाएगा। सो लाल रंग का इसीलिए आप देखिएगा कि इस्तेमाल किया जाता है कोई भी रेड सिग्नल के लिए। ठीक, ये बहुत दूर से ही वो दिखाई दे देता है, छितराता ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य में इसकी होता है, ये आपको देखिएगा, अब प्रकाश से दिखाई देता है इसलिए आपको ये देखने वाले जो तरंगदैर्घ्य है उसका आपको ये बताया जा रहा है, या इसकी दृश्य तरंगदैर्घ्य जो होता है प्रकाश का, ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मार्स गैस कहलाता है। सो मार्स गैस मीथेन को कहलाता है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, और मीथेन दलदली क्षेत्रों में मिलता है, कोयला वाला खदानों में मिलता है। सो हवेल मछली जो मरती है उसके बाद जो विस्फोट होता है वो मीथेन के कारण आप देखिएगा होता है। और आपसे पूछ सकता है कि धान वाले खेत में मीथेन मिलता है, और भैंस पगुराई करती है तो मीथेन गैस निकलता है। सो ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, नोबेल गैस कहलाता है। सो हीलियम, ये सब नोबेल गैस कौन कहलाता है? हीलियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए, स्वार्थिक हल्की गैस है। सो स्वार्थिक हल्की गैस हाइड्रोजन है, और ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक जो गैस है ये हाइड्रोजन ही है। तारों में भी हाइड्रोजन ही पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। सूरज में भी देखिएगा हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, तो नाभिकीय संलयन होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ये भी याद रखिएगा। सबसे कठोर धातु प्लेटियम हो जाएगा, कठोर धातु पूछे तो। और सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। हीरा और ग्रेफाइट अप्रूफ है। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। क्वेश्चन नंबर 84, स्वार्थिक प्रत्यस्थ धातु होता है। साधिक प्रत्यस्थ धातु स्टील होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 85, गुब्बारे और वायुयान के टायरों में भरी जाती है। सो गुब्बारे या वायुयान जो होते हैं उसके टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 86 है कि आंसू गैस, यानी कि जो आपको आंसू गैस होती है, ये जो आंसू लाती है इसका क्या नाम है? क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एस्टिफिनोन इसका आपको नाम होता है, एसिटोफिनोन। हंसने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, जिसके N2 आप बोल सकते हैं। ये हंसने वाली गैस है, लाफिंग गैस है। क्वेश्चन नंबर 88, जल के अस्थायी कठोरता के कारण है। सो जल की अस्थायी कठोरता के कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले होना ही, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। और अस्थायी कठोरता के क्या कारण है? सो अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले होना। सो सल्फेट का घुले होना अस्थायी कठोरता का कारण हो जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम का। क्वेश्चन आगे देखिए, जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती है। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर होती है। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल, अम्लीय वर्षा नहीं, जिसमें नाइट्रस आपको दिखेगा, और सल्फर का जो आपको होता है ये नहीं होना चाहिए ऑक्साइड, जिसके नाइट्रिक अम्ल देखिएगा, आपको सल्फर के अम्ल जो होगा ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो अम्लीय वर्षा हो जाता है। सो अम्लीय प्ररूप हो जाता है। ठीक, सो शुद्ध जो वर्षा पहले को होते थे, या शुद्ध अभी भी जो वर्षा होते हैं, काफ़ी वर्षा हो जाने के बाद जो वर्षा होती है वो शुद्ध वर्षा होती है, जिसका pH वैल्यू 7 के करीब होता है, वो क्या होता है? ये शुद्ध जल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, भारी जल का अणु सूत्र होता है। बार बार ये क्वेश्चन, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, और इसका आपको देखिएगा जो परमाणु भार यहाँ पर ये 20 होता है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 93, भारी जल जो आपको खोज किया गया था ये 1932 में यूरो तथा वासबर्न द्वारा किया गया था। यूरे नाम देता है और वासबर्न, और इसका आपको जो रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग लाया जाता है।
सो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, सो लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 है, लोहे के किस रूप में कार्बन की न्यूनतम होती है? सो लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहे में होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और पिटवा लोहे में क्या होगा, कार्बन की कम मात्रा होती है, और लोहे का आपको सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 97, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? सो पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में देखिएगा लोहे की मात्रा अधिक मिलती है, सो पालक के पत्तों में। क्वेश्चन नंबर 98, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है? सो लोहे को जंग से बचाने के लिए ग्लोनाइजेशन का किया जाता है इसका, तो ग्लोनाइजेकरण इसे बोला जाता है। सो इसमें आपको जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, उसमें आपको जिसे आप भाषा में आप मोर्चा बोलते हैं, ठीक, ऊपर से जो आपको नमी से वो जब संपर्क में आता है लोहा तो उस पर बहुत से उसका भार बढ़ जाता है, देखिए रासायनिक प्रक्रिया के कारण, ठीक। और ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा होता है जैसे कि जंग जो लग जाता है, जंग लगने से भार बढ़ जाता है लोहे का, ये भी याद रखिएगा। विद्युत और एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक है? सो विद्युत और उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी है, सबसे अच्छा चालक माना जाता है विद्युत और उष्मा का। क्वेश्चन नंबर 100 है कि शुद्ध सोना होती है? शुद्ध सोना क्या होती है? 24 कैरेट का होती है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। अब यहाँ से ये क्वेश्चन ये पूछे कि 18 कैरेट का अगर सोना होगा तो उसमें कितना सोना होगा? इसके 18 कैरेट में होगा तो शुद्ध सोना 24 का होता है, तो इसे 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, 6 6 6 6 6 6, यानी कि 6% अगर होता है, 6 कैरेट का होता है तो 25% सोना होगा। 12 कैरेट का होगा तो आप 12 मतलब कि माफ कीजिएगा 12 कैरेट का होगा तो 50% होगा, 18 कैरेट का होगा 75% होगा, और आपको अगर यहाँ पर 24 कैरेट का तो 100% शुद्ध होता है। सो यहाँ पर दे रहा है 18 कैरेट यानी कि 75% आपको सोना होगा। बेवकूफ़ों का सोना किसे बोला जाता है? सो पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, लोहा निकल और क्रोमियम मिश्र धातु है? सो लोहा निकल और क्रोमियम किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है लोहा निकल और क्रोमियम, ये याद रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है और बीबीआई है, इसे लगा लीजिए एकदम पक्का क्वेश्चन पूछने वाला है। शोल्डर आपको जो होता है या टाका जिसा बोलते हैं टंका, ये सीसा और टीन के मिलकर बनता है, शोल्डर या टाका सीसा और टीन। क्वेश्चन नंबर 105, क्वार्ट्स में होता है क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर क्वार्ट्स बनाते हैं, ये याद रखिएगा, क्वार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रोपीन का, प्राकृतिक बहुलक होता है रबर, प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है आइसोप्रोपीन का होता है। सबसे उत्तम कोयला जो होता है, इसकी सबसे शुद्ध कोयला जिसे माना जाता है एंथ्रासाइट को माना जाता है। आप देखिए भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला मिलता है? तो विटामिन मिलता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए कि कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबे और टिन का, तांबे और टिन मिलकर क्या बनाते हैं? कांसा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सो इथिलीन और स्टीलिन गैस का, स्टीलिन गैस का आपका ऑप्शन में देता है, सो इथिलीन स्टीलिन दे तो कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, कार्बाइड जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है? सो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए इसमें निकेल मिलाना पड़ता है, ठीक, कठोरता लिए। क्वेश्चन नंबर 111, कैमरा दूरबीन का लेंस या विद्युत बल्ब या धूप के चश्मा का प्रयोग होता है? इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कैमरा में, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल्ब में या धूप के चश्मा में? तो फिलामेंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क है? सो सिनेबार जो है ये पारा का मरकरी का है, और मिनीमाता रोग हो सकता है पानी मिलने से पारा। क्वेश्चन नंबर 113, कैल्शियम पोटेशियम और कैडियम का अयस्क है? सो कैल्शियम का होता है डोलोमाइट, पोटेशियम का होता है नाइटर, और कैडियम का हो जाएगा ग्रेनोकाइट, ये आपको जो हो जाएगा ये अयस्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, बर्फ का द्वरनांक और हिमांक होता है? सो बर्फ का द्वरनांक जो होता है और हिमांक जो होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, प्रोटीन का पाचन होता है? सो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है, किससे? पेप्सिन एंजाइम से होता है। क्वेश्चन नंबर 116 है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है? तो प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ जो है ये यूरिया है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो वोहलर द्वारा किया गया था प्रयोगशाला में यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 118 है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा है? जो 46% होता है आपको यूरिया में नाइट्रोजन, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है? सो एमाइड के रूप में क्या होता है? एमाइड के रूप में यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 120 देख लीजिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है क्या? यहाँ पर ये होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CO NH2, ठीक, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH4 कर दीजिए, और यहाँ पर NH4 और CO
ऐसे भी मतलब याद कर लीजिए, कोई भी हाल में नहीं, माफ़ कीजिएगा, ऐसे नहीं। यहाँ पर ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये NH2 लग जाता है, इधर NH2 लगा लीजिए, ठीक, फिर इधर NH2 लगा लीजिए। माफ़ कीजिएगा, जैसे इसका फार्मूला मैं कैसे बता रहा हूँ, इसका फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं कि CH, मतलब ट्रिकली मैं बता रहा हूँ, CH4 याद रख लीजिए ऐसे। CH4 क्योंकि H2 और H2, ये H4 आपको हो गया हाइड्रोजन, और C यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक, कार्बन यहाँ हो गया, और फिर यहाँ पर N है और O है, तो N2O मिस की नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाला गैस जो हो गया, और ये मीथेन हो गया। सो ऐसे कर मतलब वहाँ पर देखना है, ऑप्शन आपको सजाना वाला है ना, कि आपको सजाने वाला ऑप्शन आएगा, मतलब सेम ये फार्मूला होना चाहिए, यानी कि जितना मैंने बताया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया कैसे आप याद कर सकते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, मूत्र में पाया जाता है यूरिया अधिकतम मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में बनता है शरीर में यूरिया। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है, तो यूरिया के कारण ही मूत्र दुर्गंध देता है। क्वेश्चन नंबर 124 देख लीजिए कि दूध का पाश्चुकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। दूध का पीएच मान क्या होता है, दूध अम्लीय होता है, 6.4 होता है पीएच मान दूध का। इलेक्ट्रोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। देखिए काफ़ी बारिश हो रहा है, काफ़ी बिजली चमक रहा है, सो मुझे लग रहा है इसका एक और पार्ट मुझे बनाना होगा, और मैं जल्द ही आज ही कल में इसका एक और पार्ट करा दूंगा। और साइंस से देखिएगा कि अच्छा खासा क्वेश्चन इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। और भी कुछ साइंस के क्वेश्चन बचेंगे, और भी मैं आपको करा दूंगा। अभी क्या है कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ठीक। जो पेड ग्रुप क्यूज़ ज्वाइन किए हैं वो मैंने बताया कि वहाँ पर क्यूज़ आज साइंस का पूरा चलने वाला है, बहुत क्यूज़ आपको चलने वाला है, जो कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। और आपको कोई भी पैनिक नहीं होना है कि बहुत कम समय बचा हुआ है, ये नहीं पढ़े हुए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, ठीक। ये रिवीजन आगे के भर्ती के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। सो अपना जो है वो अपने 100% देते चलिए, ये नहीं कि बीच में रुक जाना है, लेकिन टेंशन नहीं रुकना है। टेंशन के कारण सब चीज़ छोड़ छाड़ दीजिएगा, कुछ कर भी नहीं पाइएगा। सो अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं भी रिवीजन आप लोगों को करा रहा हूँ। सो आज बारिश हो रहा है, फिर भी मैंने वीडियो बनाया, सोचा कि जल्दी से आप लोगों को वीडियो दे देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट जस्टिंग आपको आने वाला है, और कमेंट जरूर कीजिएगा सेकंड पार्ट आप कब चाह रहे हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।